का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनर और लॉन्ग टर्म के लिए भी कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से, बिटूपन मजूमदार हैं bmazumdar.com से टेक्निकल एक्सपर्ट है, और साथ ही एक्सिस सिक्योरिटीज़ के देवया गगलानी हैं। सबसे पहले बात सोने और चांदी की करते हैं। यहाँ पर आज फिर से खरीदारी दिख रही है, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 9 हफ्ते में पहला हफ्ता था जहां पर कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज फिर से तेजी लौट आई है। लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, यही चर्चा करते हैं। अनुज जी बताइए, ये सोने चांदी की जो आज की तेजी है, इस पर भरोसा है आपको? तेजी की पोजीशन ही बनानी चाहिए आगे भी? मॉर्निंग देखिए, $2900 का सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। और कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हमने गोल्ड सिल्वर में लास्ट वीक आते हुए देखा। हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज में रहेगा, बट हाँ, सैलून राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि सैलून राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, और जो वार प्रीमियम है वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है। तो गोल्ड में 84,800 के लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 85,020 पे लगाए। टारगेट हमें लगता है कि 84,400 तक देखा जा सकता है। तो अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार भाव जो है $2,840 तक के लेवल दिखा सकता है। तो सैलून राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। वार प्रीमियम कम होने की वजह से और बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आ सकती है। आपको लग रहा है यहाँ पर थोड़ी आ सकती है। बिटूपन, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? देखिए, गोल्ड में तो मैं बुलिश ही हूँ। और जो भी आ रहा है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, और प्रॉफिट टेकिंग जरूरी होता है। बाजार में इतना खास तेजी होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, गुड थिंग। और प्रॉफिट टेकिंग होने से भी अगर 83,000 के आसपास भाव पहुंच जाता है तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बाय करना चाहिए। और जो भी अभी करेक्शन है, इट्स लाइक थोड़ा ऊपर लेवल से स्ट्रगल करके अभी थोड़ा सा गिर रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं गोल्ड पे शॉर्टिंग के लिए नहीं बनूंगा। ठीक है, करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में थोड़ा बायस पॉजिटिव है। और जो भी ट्रेडर है उनको थोड़ा वेट करना है, डेटा भी आज आने वाला है थोड़ा सा, तो थोड़ा डिक्लाइन आने से मेरे हिसाब से बाय होना है गोल्ड में। जिस तरह से अभी जो अनसर्टेनिटी बिल्डअप होने वाला है, वार का तो प्रीमियम पहले से कुछ है नहीं। और गोल्ड में जो भी अभी जो सिनेरियो बन रहा है, गोइंग में भी जो करेंसी वोलेटिलिटी, और जिस तरह से यूएस का इक्विटी मार्केट क्रैश भी एक्सपेक्टेड लग रहा है, जिस तरह से पॉलिसी है, तो गोल्ड भी गोइंग टू बी सेफ हेवन। और मुझे लग रहा है सिल्वर में थोड़ा सा, हाँ, सिल्वर में सेल कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर पुल बैक आता है, अभी 94,738 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा फेक आउट वाला सिल्वर में। सिल्वर में मेरे हिसाब से 95,400 के आसपास थोड़ा पुल बैक आता है तो शॉर्टिंग करना है। ये 94,000 के आसपास पहुंच सकता है, या उससे भी और 500-600 रुपए नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे पुल बैक में बेचना है सिल्वर में। स्टॉप लॉस रहेगा 95,900। लेकिन गोल्ड में थोड़ा डिक्लाइन पे आने से बाय करना, कि गोल्ड सडनली रिकवर कर लेता है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट करने का टारगेट रहेगा, थोड़ा रिस्क हो जाएगा। इसलिए ओके, गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट कर सकते हैं। ओके। आप बताइए दिव्या, आप लोगों की राय क्या बन रही है सोने और चांदी में? आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं दोनों ही काउंटर में? गुड मॉर्निंग युष्मान जी। गुड मॉर्निंग सर। अगर सोने की बात करें तो जो लगातार हमने जो एक विनिंग स्ट्रिक देखा था, तो ऑलमोस्ट 8 वीक के बाद प्राइसेस में हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। लास्ट वीक कॉमेक्स गोल्ड है ऑलमोस्ट 2.5% ज़्यादा नेगेटिव क्लोज हुआ। मेन उसका रीज़न है कि जो कॉमेक्स डॉलर इंडेक्स है, उसने ऑलमोस्ट 3 वीक का जो लूजिंग स्ट्रीक है वो एंड किया, और एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने मिला। तो एक वन ऑफ द रीज़न था कि प्राइजेस वहाँ करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग। और साथ ही साथ जो डेटा था कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, वो भी इन लाइन ही आया, तो उसमें कुछ, तो जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट का, वो एज ऑफ नाउ स्टेबल ही है। या मल्टीपल रेट कट का जो आ रहा था वो भी नहीं आ रहा, मे बी 1 से 2 के आसपास ही है। तो 1-2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि जो व्यू है सोने के अंदर, वो सेलोन राइस का ही व्यू रखे। गोल्ड जो 84,900 करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 85,150 का रखे, और नीचे में टारगेट जो 84,600 का मेंटेन करके चले। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी ओवरऑल गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा लैगार्ड ही था। तो उसमें भी हमें एक करेक्शन देखने मिला अच्छा खासा। कॉमेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 4% का करेक्शन देखने मिला। जो डॉलर इंडेक्स में जो रैली आई, रिकवरी आई, तो उसकी वजह से जो सेंटिमेंट है सिल्वर का, वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। और साथ ही साथ अगर मैं सप्लाई साइड की बात करूँ तो सिल्वर का जो माइनिंग कंपनी है,
यूएसए में, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, और डिमांड साइड पे जो सिल्वर कॉइन की जो डिमांड है वो घटी है, तो उसके वजह से भी हमें एक फॉल देखने मिला है सिल्वर के अंदर। तो चांदी में मेरा जो व्यू है सेलोन राइस का ही रहेगा। 95,000 का 95,400 के करीब जो है बेच के चले, स्टॉप लॉस हम 96,000 का रखे, और नीचे में जो टारगेट है 94,500 600 का मेंटेन करके चले। चलिए अब बात कर लेते हैं सोने और चांदी पर, राय आपको मिल गई है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल आज तेजी दिखा रहा है, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, कहां तक ये तेजी जा सकती है? अगर ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो क्या मौके हैं? दिव्या, सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा। आपको क्या लग रहा है क्रूड में यहां से किस तरह की चाल दिख रही है? ऑप्शंस ट्रेडर के लिए कोई मौके हैं क्या? क्या कॉल है आपकी तरफ से? और क्रूड की बात करें तो काफी वॉलेटाइल हमें कारोबार देखने मिल रहा है। जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं एक तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से आ रहा है। एक तरफ से सैंक्शन की बात चल रही है ईरान के ऊपर, साथ ही साथ रशिया और जो यूएसए की बात चल रही है, तो अगर वो डील रहता है तो रशिया ऑयल जो है मार्केट में आ सकता है, उसके ऊपर जो सैंक्शन है हट सकते हैं, तो वो एक नेगेटिव रहेगा प्राइजेस के लिए। तो मेरे हिसाब से जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होता ओवरऑल, तब तक थोड़ा सा वॉलेटाइल ही रहेगा। पर टेक्निकली एक थोड़ा बाउंस बैक देखने मिला है 6,000 के भाव से, तो जब तक ये लेवल इंटेक्ट है तब तक हम लोग बारह डिप्स का व्यू लेके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 6,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 130 के करीब बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 100 रुपये का रखे, और टारगेट ऊपर में 170 का मेंटेन करके चले। पर आपकी राय क्रूड पर? दिव्या कह रहे हैं कि 6100 के कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, 6100 के स्ट्राइक की। आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में? क्या कॉल के साथ जाए या पुट के साथ जाए या मैं फ्यूचर्स में? जी। जब से हम लोगों ने बात किया लास्ट 3 महीने से, मैंने शायद कभी कॉल पे गया नहीं हूं इतना रैली के अंत के बाद भी। क्रूडल में मैं बेरिश ही हूँ, और शायद हाँ थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। और क्रूडल काफी कंफर्टिंग होता है ट्रेड के लिए, जो भी पुट में काफी पैसा बनाया भी है लोगों ने। और यहाँ पे थोड़ा रिकवरी आने दीजिए। 6120 6130 के आसपास है, तो 6200 6230 का जो लेवल है वहां पे आराम से जो ट्रेडेबल रेंज बनेगा, तो वहां पे शॉर्टिंग बनेगा। और मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि बाजार 6000 के नीचे आएगा, तो लास्ट वीक 6000 के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक आया। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 6000 के नीचे भी बाजार आने के लिए कोशिश करेगा। जो भी ये शॉर्ट टर्म फैक्टर है सप्लाई डिमांड का जो भी है, लेकिन ओवरऑल डिमांड स्ट्रक्चर की ज्यादा नहीं है, और सप्लाई कंफर्टेबल रेंज में है क्रूडल में। तो क्रूडल में कभी भी पुल बैक आता है 6230 6250 सब के लेवल के आसपास, मेरे हिसाब से क्रूडल में बेच के चलना चाहिए। और क्रूडल में अगर ऑप्शन के जरिए करना है तो 6250 वाला जो पुट है वो थोड़ा भी 220 के आसपास है। वो अगर रेट मिलता है आपको 165 170 को, उसको लेके रख सकते हैं, या 350 400 का टारगेट लेके। तो उस तरह से एक होल्डिंग पर्सपेक्टिव से क्रूड में ऑन ए रैली और रिकवरी में मेरे हिसाब से पुट में लेना चाहिए। हाँ, जो अभी बताया कि हाँ थोड़ा बहुत पुल बैक हो सकता है, 180 पॉइंट का एक पुल बैक हो सकता है, लेकिन मैं पुल बैक में बेचने के लिए प्रेफर करूंगा। तो आपको बेचने में, शॉर्ट पोजीशन में या फिर पुट खरीदने में, लेकिन करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा और पुल बैक आने दे उसके बाद यहां पर बेचने की सलाह है। और दिव्या को लगता है कि डिप में खरीदे, आज उनको ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए उनकी कॉल खरीदने की सलाह है। अनुज जी, आप बताइए आपकी राय क्या है क्रूड पर? विश्वनाथ जी, हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि चाइना की जो डेटा आए हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हैं इंडस्ट्रियल मेटल के लिए, इंडस्ट्रियल कमोडिटी के लिए। तो क्रूड में मुझे लगता है कि एक सपोर्टिव आ सकता है। और इवन अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से इस रेंज के आसपास से कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो एक बाउंस बैक, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो हमारे विचार से तो खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। अगर हम फीचर्स में जाएं तो क्रूड में करीबन 6105 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 6057 का लगाएं, टारगेट हमें लगता है कि 6180 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ऑप्शन की साइड जाए तो 6200 का कॉल ऑप्शन करीबन 110 के आसपास है, तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ लेना चाहिए। 75 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 140 150 तक देखा जा सकता है। तो ऑप्शन में भी हमें लगता है कॉल में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, और फ्यूचर में भी बाय का ट्रेड ले सकते हैं। नेचुरल गैस को लेकर क्या रणनीति है अनुज जी? नेचुरल गैस आज काफी देखिए कमजोर दिख रहा है, पुट खरीदना चाहिए या फ्यूचर्स में बेचे? देखिए हमें लगता है कि नेचुरल गैस में थोड़ा वार्म वेदर का सिचुएशन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 335 में स्टॉप लॉस लगाएं 347 का, टारगेट करीबन 312 तक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फीचर्स के अंदर एक बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें ऑप्शन साइड में, तो मुझे लगता है कि करीबन 310 रुपए का जो पुट ऑप्शन है करीबन 7 रुपए के आसपास है, इसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएं 20 रुपए का, हमें लगता है कि टारगेट यहाँ पे जो है करीबन, सॉरी स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे 4 रुपए का, टारगेट ऊपर 20 रुपए तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है, फ्यूचर्स में बेचने की सलाह 312। सुबह में दिनेश सोमानी जी भी यही टारगेट दे रहे थे,
नेचुरल गैस का 312 का आपके पैरामीटर्स लगता मिलते हैं आप दोनों के। चलिए अब बात करते हैं दिव्या से। दिव्या, आपके पास ऑप्शंस में क्या ट्रेड है एनजी में? एनजीई में बात करूँ तो ओवरऑल थोड़ा ट्रेंड जो है पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका है। लास्ट वीक भी हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 7% की गिरावट देखने मिली। वेदर फोरकास्ट है वो कोल्ड से लेके माइल्ड और हॉट के तरफ जा चुके हैं, तो उसके वजह से तो एक्सपेक्टेशन है कि जो हीटिंग डिमांड जो थी पहले वो घट जाएगी प्राइजेस में। तो मेरा व्यू है सेलोन राइस का ही रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। 340 का जो पुट ऑप्शन है वो 19 के रुपीज बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 16 का रखे और टारगेट ऊपर में 23 का मेंटेन करके चले। तो ये सलाह नेचुरल गैस में है, यहाँ पर बेचने की ही सलाह यहाँ पर आ रही है। बिटपन, आपको भी लग रहा है कि नेचुरल गैस में पुट खरीद के आज जाना चाहिए? ऑप्शंस में क्या मौके दिख रहे हैं आपको? नेचुरल गैस में बिस्मोल जी मुझे लग रहा है 280 का 250 270 से 265 का टारगेट बन रहा है। पहला चीज तो है फेक आउट हुआ है नेचुरल गैस में, और फेक आउट का टारगेट एग्जैक्टली काफी बेरिश बनेगा। ऊपर में जो टेक्निकली फेक आउट होता है तो उसका प्रोजेक्टेड टारगेट है 265 टू 270। और नेचुरल गैस में जिसको होल्डिंग पर्सपेक्टिव से है, मैं लास्ट 2-3 वीक से भी बता रहा हूँ कि जो भी ये अपसाइड आएगा वेदर फैक्टर के कारण छोटा आ सकता है, लेकिन बाद में बाजार गिरने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर लेना है तो 335 वाला जो पुट है इसको अगर होल्डिंग पर्पस लेना है तो मेरे हिसाब से ले सकते हैं। 15 या 14 का वाला रेंज सही रहेगा, स्टॉप लॉस 10, और इसका टारगेट रहेगा 25। लेकिन किसी को भी अगर नेचुरल को लेना है मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी, देखिए जब तक 365 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है बाजार, तो स्टैगर्ड मैनर से एक एक लॉट करके बेच सकते हैं। 265 टू 270 का टारगेट मुझे दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड। मेटल्स की बात करते हैं। अनुज जी, आप अभी चाइना के डेटा का जिक्र कर रहे थे, क्या मेटल्स में क्या चलेगा आज? और जो तेजी दिख रही है थोड़ी कॉपर और जिंक में, यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है? क्या टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए दोनों ही कॉल में सर। देखिए, कॉपर में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 859 के आसपास, स्टॉप लॉस 847 का लगा है। टारगेट हमें लगता है थोड़ा वीकली पर्सपेक्टिव से 875 तक देखने को मिल सकता है। वहीं जिंक में भी काफी गिरावट आई है और ये एक ओवरसोल्ड जोन में है। साथ में जो चाइना का डेटा है वो भी थोड़ा सपोर्टिव है, तो जिंक के अंदर भी करीबन 268 में खरीदारी करें। 274 का स्टॉप लॉस लगाए, सॉरी 265 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 274 तक देखा जा सकता है। तो 265 के स्टॉप लॉस से 274 का टारगेट हमें लगता है कि वीकली पर्सपेक्टिव से रहेगा। दोनों कॉल थोड़ा वीकली पर्सपेक्टिव से हैं। हमें लगता है कि एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे बाय का बना सकते हैं। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? आज आपकी कोई अगर एक टॉपिक हो तो? मेरी टॉपिक कॉपर के अंदर रहेगी। अगर कॉपर की बात करें तो जैसे कि हमने न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉपर के इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। तो टैरिफ का जो न्यूज़ है ओवरऑल जो है वो बेरिश है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है उससे। पर जब तक सिनेरियो क्लियर नहीं होता तब तक एक्सपेक्टेशन रहेगा कि चौपी रहेगा प्राइजेस। 856 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तो बाय एंड डिप्स का व्यू लेके चले इंटरडे में। 860 के करीब बाई करें, स्टॉप लॉस 856 का रखे और टारगेट ऊपर में 865 का मेंटेन करें। ओके, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? बिटपन जी, आपको भी लग रहा है कि कॉपर खरीदना ही चाहिए आज? थोड़ा चौपी है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 858 के आसपास मैं बाय करने के लिए प्रीफर करूंगा। 868 टू 870 का टारगेट रहेगा और 852 का स्टॉप लॉस। तो फिलहाल के लिए मार्केट रेंजिंग है, और अभी बाजार में अप ट्रेंड के बाद जो बॉटम से रिकवर उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो नीचे लेवल पे बाय करने के थोड़ा प्रीफर करूंगा पूरे स्टॉप लॉस। अब बात कर लेते हैं राइस की। हमारे साथ प्रेम गर्ग हैं, प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट है राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन IREF के। शुक्रिया प्रेम सर, आपने वक्त निकाला। सर, खबर ये है कि 20 महीने में सबसे कम राइस एक्सपोर्ट का प्राइस भारत का हो गया है। इसके पीछे वजह क्या है? भारत को प्राइस कम, क्या इंटरनेशनल मार्केट में राइस की सप्लाई ज़्यादा है? जो अन्य कॉम्पिटिटर है पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश, यहाँ से सप्लाई ज़्यादा है क्या? अभी देखिए, थाईलैंड और वियतनाम, बर्मा और पाकिस्तान नॉर्मली इस टाइम तक, नवंबर तक आते आते उसकी सप्लाइयां बंद हो जाती थी। पर अभी उसके पास लास्ट ईयर, क्योंकि इंडिया ने जब बैन किया, उनके लिए एक काफी बोनस मिल गया पाकिस्तान को कि उस दौरान के अंदर उन्होंने पैदावार ज्यादा की, और इसकी वजह से आज वो रेगुलर अभी राइस दे पा रहा है। थाईलैंड के अंदर पारबॉइल राइस आज का जो रेट है थाईलैंड का, पारबॉइल राइस जो $420 $415 पर टन दे रहा है, जो हिंदुस्तान का चावल जो हमेशा रहता है $50 का डिफरेंस थाईलैंड और इंडिया के प्राइसेस में रहता है। पर आज के दिन हमारा जो प्राइसेस है थाईलैंड और भारत का,
एक इक्वल आ चुका है। आज हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा $420 से कम का किसी भी एक्सपोर्टर को वारा नहीं खाएगा। जहाँ के थाईलैंड का रेट भी आज $420 है, तो उसके अंदर प्रेफर करते हैं लोग कि भाई थाईलैंड का राइस खरीदें और रेगुलर वहां से, क्योंकि लेट की या लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अपने हिंदुस्तान के अंदर लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसके वजह से। और दूसरा, पाकिस्तान से अभी एक नई मार्केट जो हमारे बांग्लादेश की रेगुलर मार्केट थी, वो रेगुलर मार्केट इमीडिएटली 1971 के बाद फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने पाकिस्तान से राइस खरीदा है 50,000 टन का, पहला। और वो एक G2G पॉलिटिकल डिसीजन है, जो पॉलिटिकल डिसीजन होने की वजह से आप ये मान लें कि जो बांग्लादेश ने खरीदा 50,000 टन राइस, बड़ी सरप्राइजिंग है कि $499 के ऊपर उनका सौदा हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यदि आज बांग्लादेश चाहता यही राइस उनको $400 में हम हिंदुस्तान से दे सकते थे, जो उधर से $100 महंगा खरीदा। तो आज जो ओवरऑल सिनारियो देखें, जो पीछे भारत से हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, भारत से राइस खुलने के बाद लगभग 4 महीने हुए खुलने में, 5 महीने, तो 5 महीने के अंदर हम लोगों ने 2 मिलियन टन के आसपास में एक्सपोर्ट किया अफ्रीकन कंट्रियों को, जो आज वो एक साथ में पहुंचने वाली है शिपमेंट्स। तो वहां पर ऑलरेडी काफी स्टॉक्स बिल्टअप हो गए हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा मार्केट स्लो है। और सडनली थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा और पाकिस्तान, ये 4 कंट्रियां बिल्कुल रेगुलर के ऊपर सप्लाई देने के लिए आ गई, तो इसीलिए प्राइसेस तो होने से भारत के अंदर दबाव है। भारत को काफी सेल करना है, हमारी क्रॉप बहुत ही अच्छी है, हमारे पास एक्सेस स्टॉक्स हैं, जो आज भारत की गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राइस एक्सपोर्ट हो, इसको बेचा जाए लोकल में। ओएमएसएस के जरिए भी हर वीक सेल्स निकाली जा रही है। जो पहले आज ओएमएसएस के अंदर भारत का राइस बिक रहा था 30 रुपए, 30.5 रुपए, आज 28 रुपए और 28.25 के ऊपर में कोई माल की सेल नहीं हो रही है जल्दी से। और जो हर वीक में ओएमएसएस के अंदर भी एफसीआई राइस निकालता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी बैलेंस रह जाती है बिकने से। तो हमारे पास दबाव रहेगा और आने वाले अगले 2-3 महीने मुझे लगता है कि मार्केट के प्राइस टूटेंगे, और यदि थोड़ा सा और प्रेशर भारत की तरफ से हुआ तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और $10 से $15 जाने की गुंजाइश है। आपको लग रहा है कि 2 से 3 महीने और दबाव यहाँ पर दिख सकता है? और जिस तरह से बाकी कॉम्पिटिटर्स और खास के बांग्लादेश हमारा एक बड़ा पार्टनर था, ट्रेड पार्टनर है भी, और वहाँ से अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर डील हो रही है, पाकिस्तान से अगर भेजे जा रहे हैं, तो हमें उसका नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी तो क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आगे अगर ये रास्ता और खुलता है तो हमारे लिए नुकसान है। लेकिन बाकी मार्केट खुले हुए हैं, लेकिन भाव कम हो रहे हैं। 5% की गिरावट जो आई है, और 20 महीने में ये सबसे कम राइस एक्सपोर्ट का प्राइस भारत के लिए है, तो ये एक चिंता की बात है। देखते हैं कब तक ये सुधरता है मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ रिकॉर्ड क्रॉप है और इसे बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, ताकि घरेलू ट्रेडर किसानों को अच्छा भाव मिले। शुक्रिया सर, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब एक ही जवाब में दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और गेहूं की बात करते हैं, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव गुप्ता हैं, डायरेक्टर है बीटीएस रोलर फ्लोर मिल्स के। शुक्रिया संजीव जी। सर, गेहूं को लेकर 2 खबर है। एक तो उत्पादन को लेकर लगातार चिंता, पिछली बार भी हमसे बातचीत हुई थी। आईएमडी का अनुमान है कि मार्च में हीट वेव की घटनाएं काफी बढ़ सकती है। इससे क्या होगा कि यील्ड को लेकर चिंता होगी, और साथ ही दूसरी तरफ सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखे हैं, आपको लग रहा है क्या उतनी खरीद हो पाएगी 310 लाख टन की? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लग रहा कि सरकार उतनी गेहूं खरीद पाएगी, क्योंकि मार्केट काफी ऊंचे चल रहे हैं और पाइपलाइन पूरी खाली है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट वेस्ट सब खाली है। और जितना भी माल मंडियों में आ रहा है वो भी अभी तक पूरा है नहीं हमारी डिमांड पूरी करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट को 18-20 मिलियन टन से ऊपर मिल पाएगा इस बार। सर, आपको लग रहा है कि यहाँ से दाम मजबूत ही रहेंगे, और जितने भी राज्य सरकारें, हालांकि कई राज्यों ने बोनस के अनाउंस भी कर दिए 150 रुपए का, आपको लग रहा है कि बिना बोनस इस बार खरीदना बहुत मुश्किल होगा सरकार को? करेक्ट, बिना बोनस के मुश्किल होगा सरकार को, और विथ बोनस ऑल्सो मार्केट अपने आप को अलाइन करके, मार्केट इस बार जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट पूरी पाइपलाइन खाली है, और जो समझ में आ रहा है कि हीट वेव की वजह से या
गर्मी की वजह से अगर थोड़ा भी नुकसान हुआ क्रॉप को तो दोबारा हमको देखना पड़ेगा कि जो ऑफ सीजन है वहां पर काफी तेजी देखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी के क्राइसिस हो सकते हैं इस साल दोबारा। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि गेहूं में क्या हालात चल रहे हैं। आपने बाकी मेहमानों का भी अनुज जी, दिव्या गगलानी जी और